Hello everyone, myself Sheena Gupta from Commerce Pathshala. So बच्चा in today's class we are starting with value added method. अब basically आपका value added method national income का कैलकुलेट करने के लिए वेरी फर्स्ट मेथड है, राइट। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए देर आर थ्री मेथड्स, वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड। आज हम वैल्यू एडेड मेथड का कंसेप्ट पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसके क्वेश्चंस, ठीक है। और फिर उसके बाद फर्दर इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो फटाफट ध्यान से समझो, लेकिन उससे पहले जिस भी बच्चे ने कन्वर्जन की वीडियो नहीं देखी है, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स वाली वीडियो नहीं देखी है, तो ज़रूर उसको जाके देख लें, क्योंकि वो वीडियो ही बेस है आगे न्यूमेरिकल्स करने का, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आइए फटाफट से वैल्यू एडिड मेथड के अंदर क्या बता रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोजिंगली एक फार्मर है, फार्मर ने ना अपने घर से ऐसा ही नॉर्मल, कोई कॉस्टिंग नहीं लगी, घर से कुछ सीड्स पड़े थे, उसको उसने सो किया और उसको वीट उगा के बना के आगे बेचा 60 रुपए का। तो यहाँ पे यानी कि उसकी कितनी कॉस्टिंग है, 0 है ऑलमोस्ट, और उसने आगे वीट उगा के बेचा कितने का, 60 रुपए का, ठीक है। ये 60 रुपए का वीट जो है, ये गेहूं जो है, एक मिल ने खरीदा। मिल क्या करता है, मिल भैया उसको पीस के आटा बनाएगा, तो 60 रुपए का खरीदा, 100 रुपए का उसने आटा बेच दिया, फ्लावर बेच दिया। ये फ्लावर खरीदा एक बेकर ने, बेकर क्या करेगा, बेकर उसको एक तरीके से केक बनाएगा या ब्रेड बनाएगा, कुछ भी बनाएगा, तो उसने केक बनाया लेट्स सपोजिंगली। तो ये 100 रुपए का उसने आटा खरीदा और उसमें कुछ सामान डाल के, अपना वैल्यू ऐड डाल के, और उसमें उसने 200 रुपए का आगे बेचने को बना दिया। ये 200 रुपए का बेसिकली बेसिक सा केक खरीदा एक रिटेलर ने, जिसने सजा के अपना टैग लगा के आगे उसको रख दिया 300 रुपए का बेचने के लिए, जिसको खरीदा फाइनली एक कस्टमर ने। कहानी समझ में आई है, कौन कौन है। फार्मर है, 60 रुपए का उसने वीट बेचा, मिल है उसने 100 रुपए का आटा बेचा, बेकर है उसने बेसिक सा 200 रुपए का केक बेचा, और रिटेलर है जिसने 300 रुपए का फाइनल केक बेचा, किसको, कस्टमर को, राइट। अब मुझे बता दो, हर स्टेज पे वैल्यू ऐड करी है, हर एक ने करी है, आपको दिख भी रहा है कितनी कितनी वैल्यू ऐड करी। अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये जो है ये इनकी कॉस्टिंग है, एक तरीके से इंटरमीडिएट कॉस्ट बोल सकती हूँ इसको। कोई भी कॉस्टिंग नहीं लगी, 60 रुपए का इसने वीट खरीदा जिसको पीस रहा है, इसने आटा खरीदा, इसने बेसिक केक खरीदा जिसको फर्दर बना रहा है, तो ये क्या है, इनका इंटरमीडिएट कॉस्ट। शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा ध्यान से देख लेना, इसको लिख लेना। इंटरमीडिएट कॉस्ट, आईसी इज इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन है ये, ठीक है। और ये जो इन्होंने बनाया, क्या मैं इसको बोल सकती हूँ, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है जो इन्होंने बनाया है ना। तो ये क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। मैम ये शॉर्ट में जो आप लिख रहे हो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं पूरा लिख के आना, राइट। सो ये क्या है, हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब मुझे बता दो कि हर स्टेज पे बेसिकली इन्होंने कितनी कितनी वैल्यू ऐड करी, बताना जरा फटाफट बताओ। फार्मर ने कितनी वैल्यू ऐड करी है भाई, फार्मर ने 60 रुपए का आउटपुट बनाया, कोई इसकी कॉस्टिंग नहीं थी, कितने की वैल्यू ऐड कर दी, 60 रुपए की। कैसे निकाला आपने, 60 माइनस 0, है ना। इसने कितनी ऐड करी, मिल ने ऐड करी है 40 की। कैसे निकाला, 100 का आटा, 60 का गेहूं था उसमें कॉस्टिंग, तो माइनस कर दिया। इसने कितनी वैल्यू ऐड करी है भाई, 100 रुपए की। कैसे निकाला, 200 माइनस 100। इसने कितनी वैल्यू ऐड करी है, 300 माइनस 200, अगेन 100 रुपए की। इन शॉर्ट अब फॉर्मूला क्या लगा रहे हो, वैल्यू एडेड का। जो भी आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आया है, वीओओ वैल्यू ऑफ आउटपुट जो आया है, माइनस जो हमारी कॉस्टिंग लगी है, इंटरमीडिएट कॉस्ट। ये फॉर्मूला लगा रहे हो इसका, वैल्यू एडेड का, यही फॉर्मूला होता है वैल्यू एडेड का, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो ये आपका फॉर्मूला होता है वैल्यू एडेड का, कि जितना का बेसिकली हमने, अब विजिबल है, तो जितने का हमने बेसिकली वैल्यू ऐड किया उसको कैसे निकालेंगे, जो मेरा आउटपुट था माइनस जो मेरी कॉस्टिंग लगी, राइट। अच्छा ये तो ईच स्टेज पे वैल्यू एडेड है। अगर मैं ओवरऑल इकोनॉमी का पूछूं कि भैया कितना का जीडीपी बना दिया इकोनॉमी ने, तो देखो कितने का जीडीपी बना लिया, हर एक ने इतनी 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 वैल्यू ऐड करी, इसका सम कर दो तो कितना आ रहा है, 300। ये बनाया इकोनॉमी ने जीडीपी, और मार्केट प्राइस पे है, तो इसको बोलते हैं जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लास्ट क्लास में पढ़ा था ना इसको, जीडीपी क्यों बोलते हैं, राइट। कन्वर्जन नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के अंदर। तो हमारा ये 300 की वैल्यू क्या हो गई, जीडीपी एट एमपी। मैम तो सीधा सीधा ये वैल्यू भी तो ले सकते थे, जरूरी है वैल्यू ऐड करी, हाँ ले सकते थे। अगर आपको फाइनल वैल्यू पता है तो सीधा फाइनल वैल्यू ले लो, और अगर आपको बेसिकली हर स्टेज पे जितनी वैल्यू ऐड है वो पता है, तो हर एक का टोटल करके और आपने वैल्यू ऐड लेनी है। तो दो मेथड्स है कैलकुलेट करने के ना बेसिकली, मतलब क्योंकि हमें ना इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं लेनी, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर या तो फाइनल गुड्स की वैल्यू लेंगे, या फिर हर स्टेज पे जितना वैल्यू ऐड किया उसका टोटल कर देंगे।
करेंगे, राइट। तो हमारा वैल्यू एडेड मेथड के अंदर हम हर स्टेज पे वैल्यू का एडिशन कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं, तो हर स्टेज पे एडिशन किया, ऐड करके हमारा क्या आ गया, जीडीपी एट एमपी। ये समझ में आता है। और हमारा फॉर्मूला क्या लगाया भाई वैल्यू एडेड का, तुम लोगों ने ही बताया, क्या मैम, जितना आउटपुट बनाया है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस जो हमारी कॉस्ट है इंटरमीडिएट कॉस्ट, जो मेरे को बनाने में जो लागत लगी, राइट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। मैम इसके आगे जी क्यों लगाया है, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्यों लगाया है? बेटा ये ग्रॉस मतलब ग्रॉस फॉर्म में है कि बेसिकली टोटल जो हमारा वैल्यू एड हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कितना है आपका, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो आपने फॉर्मूला ऑलरेडी देख रखा है कि वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं इसे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दोनों एक ही बात है। अच्छा, वैल्यू ऑफ आउटपुट को अब मैं फर्दर इस फॉर्मूले को खोलने वाली हूँ। देखो एक बार, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है हमारा, कि मैंने कितने का सामान बनाया, लेट सपोजिंगली मैं टीवी सेल करती हूँ और मैंने 25 टीवी बनाए, सस्ते वाला टीवी है चाइनीज टीवी, 1000 रुपए का एक, ठीक है। 25 टीवी बनाए, 1000 रुपए का एक टीवी है, कितने का आउटपुट क्रिएट किया, 25,000 का। हाँ जी, थोड़ा सा आज आई एम नॉट वेल, तो मे बी उतना जोश ना दिख रहा हो, शॉर्ट पेन, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट में हमने 25 टीवी बनाए हैं, 1000 रुपए का एक टीवी है, तो कितने के टीवी बनाए हैं आपने, 25,000 के वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब 1000 टीवी बनाए, सॉरी 25 टीवी बनाए, 1000 का एक, 25,000 के टीवी मैंने बनाए, उसमें से 20 टीवी बिक गए, कितने के बिक गए, 20,000 के, 20 टीवी बिक गए 20,000 के, ये हो गई अपनी सेल। 3 टीवी मैं घर ले गई कि भैया घर वालों को पता लगा ये तो टीवी का बिजनेस करते हैं, बढ़िया है, उन लोगों ने टीवी मंगाने शुरू कर दिए, तो घर पे तो भैया पैसे कौन लेगा, तो सेल्फ कंजम्पशन हो गई, ठीक है। हम इसकी वैल्यू लेकिन इंक्लूड करते हैं सेल्फ कंजम्पशन गुड्स की, तो मैंने क्या 3 टीवी घर ले गए तो 3,000 के सेल्फ कंजम्पशन हो गई। उसके बाद 2 टीवी स्टॉक में पड़े हैं, तो ये क्या हो गया हमारा एडिशन टू स्टॉक या फिर चेंज इन स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला हिस्सा क्या है आपका, कि भैया 25 टीवी बनाए थे, 20 बिक गए, 20,000 की सेल हो गई, 3,000 का टीवी, यानी 3 टीवी जो थे मैं घर ले गई और 2 टीवी जो है 2,000 के वो स्टॉक में पड़े हैं। तो ये हमारे 3 मैथ एक तरीके से अंडरलाइंग सब हेड्स हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट के। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक, है ना। टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या किस किस चीजों में डिवाइड हो रहा है, कुछ बेच दिया, कुछ घर ले गए, कुछ स्टॉक में पड़ा है, तो सेल्स प्लस सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट का देखो मैंने 3 भाग में जो डिवाइड किया वो इसीलिए किया, सेल्स प्लस सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, पॉइंट टू बी नोटेड इन इकोनॉमिक्स। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला आपका होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, बस बिकॉज इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मनी, इनकम, और हम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज कैलकुलेट करते हैं, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लेते हैं हम, ठीक है, कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है एक तरीके से। देन इंटरमीडिएट कॉस्ट और कंजम्पशन, मतलब जो मैंने गुड्स वगैरह, इंटरमीडिएट कॉस्ट इसमें ली क्या थी आपने, अच्छा बात बताना जरा। मैंने जो इसमें इंटरमीडिएट कॉस्ट लिखा था, आप इसे परचेजेस भी तो मान सकते थे कि 60 रुपए का एक तरीके से वीट परचेज किया, 100 रुपए का इसने आटा परचेज किया, 200 रुपए का इसने बेसिक केक परचेज किया, परचेज ही तो है ये, राइट। तो हाँ, लेकिन हम ओवरऑल उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट, जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, एक तो परचेज और उसे बनाने के लिए जो बिजली का खर्चा आया, सिर्फ वो कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा इंटरमीडिएट कॉस्ट के 2 हिस्से हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस पावर चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। मैम सिर्फ रॉ मटेरियल का परचेज आता है, हाँ, इसमें कैपिटल गुड्स की परचेजिंग मशीनरी वगैरह नहीं आती, जो करेंटली गुड्स को बनाने में खर्चा लग रहा है सिर्फ वही कैलकुलेट करते हैं। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जो उसे बनाने में लागत लगी। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट जो है आपका वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पावर और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, किसी भी नाम से आ सकता है, ठीक है। अभी हमने क्या क्या फॉर्मूला करा, ध्यान देना जरा, जीवी एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट के 3 हिस्से हैं, सेल्स प्लस सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। देन उसके बाद आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट और कंजम्पशन के 2 हिस्से हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस पावर या इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, उसे बनाने में जो खर्चा लग रहा है, राइट। अब एक बात बताओ, जो मैं सेल करूंगी, इंडिया में भी बेचूंगी और बाहर भी बेचूंगी, तो 2 हिस्से हो गए सेल्स के, ये तो गिवन है अपनी भाई टोटल सेल,
अगर इसमें टोटल ना गिवन हो, ऐसे फर्दर एलिमेंट्स हो, तो देखो क्या दे रखा है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। क्वेश्चन में अगर डोमेस्टिक सेल आया मतलब विद इन इंडिया बेचा है, तो भैया बाहर भी तो बेचा है, तो एक्सपोर्ट्स आएगा, तो ऐड कर कर टोटल सेल निकालेंगे। तो टोटल सेल्स के दो हिस्से हैं, विद इन इंडिया बेचा और बाहर बेचा प्लस एक्सपोर्ट। ये वही है, सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक। एससी जो लिखा है वो सेल्फ कंजम्पशन है, इसको पूरा पूरा लिख लेना आप लोग, शॉर्ट में नहीं लिखना होता। देन उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल भी दो हिस्सों में मैंने डिवाइड करा है आपका, कि भैया विद इन इंडिया कुछ परचेज किया, कुछ बाहर से किया। बाहर से परचेज करते हैं इंपोर्ट्स बोलते हैं, विद इन इंडिया को डोमेस्टिक परचेज। तो डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट्स प्लस आपका पावर चार्जेस या फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ठीक है। तो मैंने इसमें यानी कि सेल्स को दो हिस्सों में परचेज को दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया है, ठीक है। अब बेसिकली सेल्स दो हिस्सों में आ गई, परचेज दो हिस्सों में आ गई, हमारा फाइनल फॉर्मूला बन गया क्या क्या, GV at MP is equals to value of output minus intermediate cost consumption. Value of output is sales plus self consumption plus change in stock, closing minus opening stock. Intermediate cost and consumption का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, purchase of raw material plus power या electricity charges. सेल्स जो है हमारी दो हिस्सों में डिवाइडेड, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स एंड फर्दर। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दो हिस्सों में डिवाइडेड, डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट्स एंड फर्दर। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला होता है। पॉइंट टू बी नोटेड भाई, जब तक आपको डोमेस्टिक वर्ड ना गिवन हो, अगर डोमेस्टिक सेल्स गिवन है तो एक्सपोर्ट ऐड करेंगे, डोमेस्टिक परचेज गिवन है तो इंपोर्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर छोटी छोटी ट्रिक्स, अगर क्वेश्चन में कहते हैं इंटरमीडिएट परचेज, बच्चे को लग रहा है ये तो डोमेस्टिक लग रहा है भाई, विद इन इंडिया लग रहा है ना, डोमेस्टिक वर्ड मुंह से बोलेगा मैं डोमेस्टिक हूँ। तो जब तक डोमेस्टिक वर्ड स्पेसिफिकली ना बोले कि डोमेस्टिक है, तब तक आपको इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स को हाथ नहीं लगाना। डोमेस्टिक का रिलेशनशिप है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ, राइट। तो जब तक डोमेस्टिक नहीं आएगा तब तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में दे रखा है इंटरमीडिएट परचेज, तो वो नॉर्मल टोटल परचेज ही है, ठीक है। सेल्स गिवन है तो वो टोटल सेल्स है। डोमेस्टिक सेल्स है सिर्फ तभी एक्सपोर्ट ऐड करेंगे, डोमेस्टिक परचेज है सिर्फ तभी इंपोर्ट्स ऐड करेंगे। ये समझ में आती है। अब चेंज इन स्टॉक के और भी नाम है आपके, एडिशन टू स्टॉक भी बोल सकते हैं, इंक्रीज इन स्टॉक भी बोल सकते हैं, या डिक्रीज इन स्टॉक आएगा तो माइनस में ले लेंगे वो। जैसे सपोजिंगली क्वेश्चन में है इंक्रीज इन स्टॉक 30, तो 30 मैंने ऐड कर दिया। डिक्रीज इन स्टॉक 30, तो मैं माइनस करूंगी कि स्टॉक गिर गया, डिक्रीज इन स्टॉक। ये जनरल चीजें हैं जो क्वेश्चन के थ्रू भी आपकी सॉल्व हो सकती है, राइट। अब एक जो चीज मैंने कहा था इग्नोर करने के लिए, दैट इज परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज या इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, ये तीनों चीजें इग्नोर होती हैं। इग्नोर क्यों होती है, क्योंकि भाई ये है मशीनरी। मशीनरी इज अ कैपिटल एसेट या कैपिटल गुड जो हम कंसिडर नहीं करते हैं अंडर दिस मेथड। हम सिर्फ इसमें डे टू डे यानी कि अपना जो इंटरमीडिएट वाला गुड्स है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, सिर्फ वही लेते हैं जो अभी बनाने में इमीडिएट खर्चा जो हो रहा है। दिस इज अ संक कॉस्ट जो ग्रेजुअली लगेगा। तो बेसिकली इस पे डेप्रिसिएशन को इंक्लूड कर रहे हैं ग्रॉस फॉर्म में, अदरवाइज नहीं ले रहे। तो हमारा यहाँ पर क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज या इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, ये तीनों चीजें क्या होती हैं इसके अंदर, इग्नोर। ये सब आएंगे, अट्रैक्ट करेंगे आपको, मुझे ले लो मुझे ले लो न्यूमेरिकल के अंदर, लेकिन आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। ये समझ में आता है 100%। अब एक छोटी सी चीज और, न्यूमेरिकल से और बेहतर समझ में आएगा कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में इतने सारे हमारे हर स्टेज पे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, हर स्टेज पे अलग अलग फर्म है जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो सबका मैंने टोटल किया तो मेरा क्या आ गया, जीडीपी। और अगर इकोनॉमी में सब है ही नहीं, सिर्फ यही है, ये है ही नहीं, इकोनॉमी में ये है ही नहीं, ये फार्मर बना रहा है 60 रुपए का और बेच रहे हैं सीधा सीधा कस्टमर को, तो इकोनॉमी की जो वैल्यू एडेड बाय फार्मर है वही जीडीपी है, क्योंकि भाई और कोई है ही नहीं, ये सब है ही नहीं। तो जो फार्मर कस्टमर को बेच रहा है फाइनल गुड्स, वही उसका वैल्यू एड है एक तरीके से माइनस करके, और वही इकोनॉमी की जीडीपी है ना। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि इकोनॉमी की जो बेसिकली सिंगल फर्म के केस में जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है हमारा माइनस करके, वही इकोनॉमी का क्या निकल के आता है, जीडीपी एट एमपी। इकोनॉमी का जीडीपी एट एमपी वही निकल के आ रहा है कि बेसिकली अगर इकोनॉमी में सिंगल ही फर्म है तो उसने जो वैल्यू ऐड करा है वही इकोनॉमी का जीडीपी है, क्योंकि हम इंटरमीडिएट कॉस्ट को तो माइनस करेंगे ही करेंगे। तो उसने जो वैल्यू ऐड करा है वही इकोनॉमी का जीडीपी है, ऐसा बता रहे हैं इन केस ऑफ सिंगल फर्म। याद रखना, सिंगल फर्म आता है तो आपका जीवीए और जीडीपी एट एमपी सेम है। और अगर मैम मल्टीपल फर्म आता है, मल्टीपल फर्म आता है तो हर एक के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट या सेल्स वगैरह का फॉर्मूला लगा के इसको हम फर्दर करते हैं अगर मल्टीपल फर्म आता है। वैसे भी 99% पता है कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा न्यूमेरिकल्स में, छोटा सा ट्रिक, 99% आपका ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेज। ज्यादातर न्यूमेरिकल में आपको यही फॉर्मूला यूज होके दिखने वाला है,
तो मैम बाकी सब नहीं गिवन होता तो क्या करते हैं, जीरो ले लेते हैं बच्चा। यानी कि अगर मुझे सेल्फ कंजम्पशन नहीं गिवन है जीरो ले लेंगे, पावर चार्जेस नहीं गिवन है जीरो ले लेंगे, और वैल्यू ऑफ आउटपुट के दो ही हिस्से हैं एक तरीके से। ये ऊपर वाला फॉर्मूला बहुत रेयर यूज होता है, ज्यादातर ये नीचे वाला यूज होता है, इसके अंदर से भी यही यूज होता है। बहुत ज्यादा कुछ अलग सा आएगा तो इसके दो एलिमेंट आ जाएंगे या इसके दो एलिमेंट, दैट इज डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पर डोमेस्टिक परचेज प्लस इम्पोर्ट्स, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं आता। राइट, क्लोजिंग स्टॉक के दो आ जाएंगे आपके, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक के दो एलिमेंट, बस इतना इतना सा छोटा छोटा सा न्यूमेरिकल इसके अंदर आता है जो अभी हम देखेंगे। फिलहाल के लिए एक छोटा सा थियरी एक बारी थोड़ा सा इसमें स्टेप्स वगैरह देखो। तो स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडिड क्या है हमारे, सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है जो भी प्रोडक्शन यूनिट है, जैसे मैंने फार्मर वगैरह प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वो आइडेंटिफाई किया। उसके बाद आपको एस्टिमेट करना है कि आपकी इकोनॉमी का जीडीपी क्या है, जीवीए का समेशन करके। तो यहाँ पर सम टोटल ऑफ ऑल जीवीए कर लोगे तो जीडीपी आ जाएगा। फिर जीडीपी को करेंगे कन्वर्ट, यहाँ यूज आएगा आपका इससे पहले वाला क्लास नेशनल इनकम एग्रीगेट्स का कन्वर्जन वाला। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अब कन्वर्ट करना है, जीडीपी गिवन है, मुझे एनडीपी में कन्वर्ट करना है। पॉइंट टू बी नोटेड, एनडीपी एट एफसी को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, स्टार मार्क करके लिख लेना। एनडीपी एट एफसी को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, और एनएनपी एट एफसी को बोलते हैं नेशनल इनकम, स्टार मार्क करके लिख लो। एनडीपी एट एफसी को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम और एनएनपी एट एफसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जीडीपी एट एमपी से कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके एनडीपी निकाला, एनएफआईए फाइंड करके डोमेस्टिक में प्लस करके नेशनल निकाल लिया। तो ये हमारा बेसिकली स्टेप्स हो गए इसके अंदर। प्रिकॉशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिकॉशंस के अंदर क्या बता रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, आपने देखा हम माइनस कर देते हैं। सेल परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स भी नहीं आता क्योंकि वो उनकी वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है यार पास में, जब एक बार उनका सेल या परचेज हुआ था तब उनकी वैल्यू आ चुकी है, बारी बारी हम नहीं करेंगे। जैसे प्रॉपर्टी दोबारा से बिक रही है, तिबारा से बिक रही है, तो सेल और परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नहीं आता, लेकिन उन पे जो कमीशन है, जो प्रॉपर्टी डीलर्स की इनकम है, मीडिएटर्स की इनकम है, कमीशन ब्रोकरेज जो है वो आती है, क्योंकि वो उनकी खून पसीने की मेहनत है भाई, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है, राइट। तो वो आएगी, लेकिन सेल और परचेज ऑफ एसेट नहीं आएगा इसके अंदर क्योंकि वो ऑलरेडी पास्ट में इंक्लूड हो चुका है, तो बारी बारी हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। देन आपका सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती हैं, जैसे सपोजिंगली आई एम टीचिंग यू एंड आई एम टीचिंग माय सन, तो वो सर्विसेज घर वाली इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन टीवी बना रही थी भाई, घर ले गई थी, तो सेल्फ कंजम्पशन गुड्स इंक्लूड हुए थे, तो गुड्स की वैल्यू आती है। तो ऐसा बता रहे हैं। एंड ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन वैल्यू एडेड मेथड। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है हमारी कि भैया हम बारी बारी अगर हर स्टेज पे सारा कुछ टोटल करते जाएंगे तो बेसिकली क्या, जैसे मैंने सपोजिंगली फार्मर ने ये बनाया था, देखो ये है हमारा फार्मर, अंडो नहीं होगा इसमें, चलो ठीक है ऐसे ही देख लो। तो बेसिकली हमने क्या करा था कि हमारा फार्मर है, उसने 0 का नेग्लिजिबल अमाउंट का सीड्स बना के 60 का बनाया। अब इसमें क्वेश्चन था कि मैं ये सारा 100 का इसने आटा बनाया, 200 का इसने बेसिक केक बनाया, 300 का इसने फाइनल केक बनाया, क्या मैं सबकी वैल्यू ऐड कर दूं? ये है हमारा वैल्यू एडेड, क्या मैं इन सबको ऐड कर दूं? नहीं, इन सबको ऐड क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि 300 वाले में 200 की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और 200 के अंदर 100 की वैल्यू ऑलरेडी है, 100 के अंदर 60 की वैल्यू ऑलरेडी है। तो इन सब में आपस में एक दूसरे में वैल्यू इंक्लूडेड है, तो हम बारी बारी इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डबल काउंटिंग हो जाता है। दिस इज अ प्रॉब्लम इन केस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। इसीलिए हम इसको हर स्टेज पे वैल्यू ऐड करते हैं, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट करके वैल्यू एडेड निकालते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग में क्या कह रहा है, in measuring national income the value of only final goods and services to be included, final goods and service की वैल्यू सिर्फ इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आ जाएगा अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स की भी इंक्लूड करूंगी। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को ठीक कैसे कर सकते हैं, कह रहा है दो तरीकों से, या तो सिर्फ वैल्यू फाइनल गुड्स की वैल्यू लो, दैट इज 300 जो मैंने कहा था फाइनल गुड्स की, या फिर हर स्टेज पे ऐड करी थी ना, जैसे आपकी पहली थी 60 40 100 100, दैट टोटल ऑफ 300। तो या तो मैं सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू लूंगी, या फिर मैं हर स्टेज पे वैल्यू ऐड करके उसके टोटल अप लूंगी। तो ये दो मेथड है टू कर्व आउट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा वैल्यू एडेड मेथड का कंसेप्ट। वैल्यू एडेड मेथड के कंसेप्ट के अंदर क्या कह रहा है कि बेसिकली वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज देख रहे हैं। तो हमने क्या किया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी फार्मर वगैरह देखा, उसकी वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज देखी, उसमें फॉर्मूला आया हमारा GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन। ग्रॉस वैल्यू एडेड जो बेसिकली है हमारा ग्रॉस फॉर्म में ले रहे हैं,
सिंगल फर्म के केस में वही जीडीपी होता है, एंड उसके बाद वैल्यू ऑफ आउटपुट के हमारे फर्दर फॉर्मूलाज एंड ऑल। डोमेस्टिक वर्ड आएगा सिर्फ तभी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को ऐड करना है। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज एंड ऑल दैट वगैरह सारी चीजें क्या होती हैं आपकी इग्नोर होती हैं, राइट। सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। थैंक यू सो मच।